Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो वेलकम करता हूं आपको बायोलॉजी के कोर्स में लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 आप अटेंड कर चुके हैं जिसमें से 50 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो है हम 51 पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोटीन के मुतालिक। प्रोटीन क्या होता है ये मैं आपको पहले से कवर करवा चुका हूँ। प्रोटीन जो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स है। ये एक मैक्रो मोलिक्यूल है यानी कि बड़ा सा मोलिक्यूल है और इसके साथ साथ जो है बायोलॉजिकल मोलिक्यूल में ये अहम है। ओके, क्या होते हैं डेफिनेशन को देखेंगे इनकी। तो ये हैं प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये क्या है, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं और ये क्रूशियल होते हैं फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए ये क्रूशियल होते हैं। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग एक्टिंग एज एंजाइम, ये एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। बॉडी पार्ट्स भी हमारे बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो है बॉडी पार्ट्स बनाने के साथ साथ जैसे कि मैं कहूँ कि केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स, ठीक है, केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स और उसके साथ साथ नेल बनाने में हेल्पफुल है। तो ये सारी और भी टाइप्स हैं, ये आपको एग्जांपल केराटिन प्रोटीन का देता हूँ। और ब्लड में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो उसको रेड बनाती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो ये सारी क्या है, प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, ये प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसका किसका पॉलीमर है, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स इसके कौन है, अमाइनो एसिड। ठीक है, पेन का कलर जो है वो चेंज करेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। प्रोटीन्स है 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स, इनके 4 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी। एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन मॉलिक्यूल। और ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि हम चैप्टर जिसको पढ़ रहे हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इससे मिलके बनते हैं। ये 6 जो है मेन एलिमेंट हैं इनके। और ये क्या करते हैं, एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सर्व करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ, बुनियादी सोर्स ऑफ एनर्जी, जरिया तवानाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पास जो है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी हो सकते हैं और पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास लिपिड्स की। तो लिपिड्स की बहुत डाइवर्स ग्रुप है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डाइवर्स यानी कि बड़ा ग्रुप है इनका। जैसे कि इनमें लिपिड्स में अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड और फैट्स एंड ऑयल्स, उसके बाद टर्पेनॉइड्स, ये सारे आ जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स है। तो ये बहुत बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लिपिड्स प्रोवाइड फैट्स। अब लिपिड हमारे फैट्स, हमारी बॉडी का फैट्स भी बनाता है, हार्मोन्स भी, और प्रोटेक्टिव लेयर के भी काम आता है, और प्रोटीन प्रेस्क्यूसर्स का भी काम करता है जैसे। और उसके साथ साथ परफ्यूम का काम भी, फ्रेगरेंस का काम भी, जैसे अरोमा, खुशबू वगैरह का काम भी ये करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, एक 20 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, बायोलॉजिस्ट ने, न्यूक्लिक एसिड को। ये एसिडिक कंपाउंड होते हैं और इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस एंड इंक्लूड डीएनए, आरएनए। ये इनके छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। अभी डीएनए हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी के बाद न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है, जैसे कि सेल हमारा बेसिक यूनिट है, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक यूनिट है। किस चीज़ का, ये न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट है, कंसिस्टिंग ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, 5 कार्बन पे मुश्तमिल शुगर होगी ये चेन, पेंटोज शुगर, और फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, इसमें तो ये बेसिक यूनिट बनाता है किसका, डीएनए और आरएनए का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का। तो ये दोनों में पाया जाएगा, ये छोटा है। और इनका बेसिक यूनिट क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसी तरह से एटीपी को अगर हम स्टडी करें तो एटीपी हमारे पास क्या होता है, एटीपी जो है वो है एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक्ट एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ये एज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। ये हमारे पास फ्री फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म माना जाता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
फॉस्फेट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। मैं एडिनोसाइन ट्राई और फॉस्फेट यहाँ पे छोड़ो, अभी आप यहाँ पे डॉट्स लगा लेते हैं कि फॉस्फेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अगर हम डीएनए की बात करें तो सबसे पहले एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट को क्लियर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है विद द स्पेसिफिक सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस में अरेंज रहता है। किसके सीक्वेंसेस होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस होंगे, इनकोडेडिंग, जिसमें इनकोडेड होगी क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें इनकोडेड होगी, पाई जाएगी। आरएनए क्या है, एक्ट्स एज अ कैरियर, यानी कि एज अ पास कर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जो है वो लेके जाने का काम करता है आरएनए। और इसकी फुल फॉर्म अगर हम जाने तो ये है राइबोस न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। अब डीएनए टू राइबोसोम प्रोटीन बनवाने के लिए और भी काफ़ी सारे काम करने के लिए, लेकिन प्रोटीन बनवाने के लिए स्पेशली आरएनए को आरएनए को भेजा जाता है एज अ कैरियर। ये इंफॉर्मेशन को डीएनए से कहाँ ट्रांसफ़र करता है, राइबोसोम्स को। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं, वर्ड कॉन्जुगेटेड यानी कि मिला जुला, ये क्या होते हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ये हमारे पास क्या है, ये सारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि मिले जुले मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, 63वीं पॉइंट जो है, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब यानी कि ये केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं दैट स्पीड अप रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, तेज़ करने का काम करते हैं, और इनकी एक्टिवेशनल एनर्जी को लो करके ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास 64 नंबर पे पॉइंट जो है वो है मेनी एंजाइम नीड कोफैक्टर्स। कुछ चीज़ों को ज़रा सा सपोर्ट की ज़रूरत, एंजाइम्स को सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। को फैक्टर और को एंजाइम्स ये इनके दूसरा पार्ट होता है। ये क्या करते हैं, इनके रिएक्शंस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। कोएंजाइम क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। इसको वाइटामिन से ड्राइव किया जाता है, जो कि असिस्ट करता है एंजाइम की फंक्शन में, एंजाइम की एक्टिविटी में कोएंजाइम क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन जो है। अब हम पढ़ेंगे कि एंजाइम का रिएक्शन जो है, एंजाइम अपना काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस कर रहा होता है। ठीक है, स्पीड अप कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। तो उस पर कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं, फैक्टर्स, उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शंस। तो उसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले आ जाती है, और उसके बाद टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है, एंड पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर और पीएच लेवल कैन काज डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन, एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाएगी जब एक्सट्रीम या फिर एक्सेसिव टेम्परेचर या फिर पीएच होगा। एंजाइम के स्ट्रक्चर को भी ये बदल सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, इम्पेयरिंग इन फंक्शन भी, यानी कि काम में भी इनको स्लो कर सकते हैं और इनको डल कर सकते हैं काम में भी। अब आ जाते हैं हमारे पास सेल है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब सेल क्या होगा, सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि बनावटी और काम के लिहाज से भी ये क्या है, बुनियादी इकाई है हमारी बॉडी की। सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि हम जानते हैं कि सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कितने सेल से मिलकर बनी होती हैं। दो तरह के सेल होते हैं, एक यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कंसिस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब इस तरह से स्ट्रक्चर लगा लेते हैं इसका। अभी इसमें हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसमें जो भी अंदर ये आउटर लेयर है, आप इसको मान लें कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसमें जो भी अंदर मटेरियल पाया जा रहा है, मैं ज़रा सा पेन को चेंज करूंगा कलर को ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें अंदर ये देखो, ये जो सब्ज चीज़ आपको दिखाई दे रही है, सपोज करें इसको मैंने क्या कह दिया है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ पाई जा रही है, ये वाला बीच वाला सेंटर इसका न्यूक्लियस हमने कह दिया। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कह दी। इसके अंदर जो भी चीज़ है इसको हम प्रोटोप्लाज्म तस्वर करेंगे। ठीक है, ये सस्पेंशन क्या हो गई हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। 70 to 90% ये वाटर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 70 to 90% ये वाटर पिछले लेक्चर में भी हमने कवर किया है। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया आपको कि ये क्या होता है। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है एंड इसको बुनियादी इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप एक आला होता है, एक ऐसा औजार या फिर सिंधी में से औजार या हथियार यो चई सकूँ था, एंड उर्दू में से एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में, और या टूल बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या फिर टाइनी ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, कितने कैसे ऑब्जेक्ट्स? टाइनी, यानी कि माइन्यूट या टाइनी, बहुत ही छोटे, जो कि हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये यूज़ की जाती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को 1590 में ज़ेचारियस जेन्सेन ने बनाया था, 1590 में। फिर इसको गैलीलियो ने मॉडिफाई किया था 1610 को। फिर रॉबर्ट हुक ने जब सेल बनाया था तो इसको यानी कि 1665 को भी क्या कर दिया था, इसको मॉडिफाई करके अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ किया जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा चुका है पास पेपर्स में। इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करते हैं एलिमिनेशन सोर्स के लिए और हायर रेजोल्यूशन को यानी कि हासिल करने के लिए। सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ठीक है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है? आइसोलेशन, यानी कि अलग किया जाता है सेलुलर कंपाउंड्स, सेल के कंपाउंड्स जो हैं उनको अलग करने के लिए सेलुलर फ्रैक्शनेशन जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाय ब्रेकिंग सेल एंड स्पिनिंग इट, उसको इस तरह से ब्रेकिंग सेल को तोड़ के या फिर इस तरह से स्पिन करवा के जो हम सेल को फ्रैक्टलाइज या फिर करते हैं, फ्रैक्शनेशन इनकी होती है, अलग अलग करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस, वर्ड फ्रैक्शन से ये लफ्ज़ ड्राइव्ड है। ज़रा सी स्लिपिंग ऑफ टंग, क्योंकि मेरा कुछ एक मसला भी है, क्योंकि मैं कुछ अल्फाज जो है वो सही तरह से नहीं बोल पाता, तो इसलिए फ्रैक्शनेशन या फिर ये आप समझ चुके होंगे कि सर को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो इट्स ओके। ओके, सेल्स आर द क्लासिफाई, सेल्स को हम क्लासिफाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में। सेल को अगर हम क्लासिफाई करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टाइप में और क्वांटिटी के हिसाब से क्या क्लासिफाई करें तो वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है बेटा, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन टाइप के हिसाब से जो है हम इसे क्या करें, क्लासिफाई करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स जो हैं हमारे पास होते हैं, और बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस, और न्यूक्लियर मटेरियल की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से होता है। उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं साइंटिस्ट ने अभी तक नाम दे चुके हैं, उनको डिस्कवर कर चुके हैं। स्पीशीज़ यानी कि एक अलग ग्रुप होता है लिविंग चीज़ों का जो कि सिमिलर हों दिखने में और इंटरब्रीड करें और अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करने के काबिल हों, तो हम उसे बोलेंगे। ठीक है।